कुछ बच्चों का थेवेनिन्स थ्योरम को लेके फॉर डीसी सर्किट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। सर थेवेनिन थ्योरम यूनिट 1 का पार्ट है। डीसी सर्किट के लिए जो भी मैं बताने वाला हूँ अभी थेवेनिन थ्योरम में वो सब डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एसी सर्किट में भी थेवेनिन थ्योरम लग जाता है, लेकिन थोड़ी सी अलग है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। लेकिन अभी जो मैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के हिसाब से, डीसी सर्किट के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। सर इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थेवेनिन्स थ्योरम से 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 तीनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सर टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होता है ज़रा उसको बताओ कि थेवेनिन्स थ्योरम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और टाइप 1 क्वेश्चन क्या होता है। टाइप 1 क्वेश्चन होता है वो जिसमें आपको इस तरह की सर्किट दी रही होगी। कोई भी एक सर्किट हम लोग उठा लेते हैं सर, और कोई भी एक सर्किट हम लोग उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम 2 एम्पियर, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे ए लिखा होगा और यहाँ पे बी लिखा होगा और यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज सोर्स लगा होगा। मान लो ये 10 वोल्ट का है। जो टाइप 1 क्वेश्चन होगा, याद रखना टाइप 1 क्वेश्चन में इस तरह की सर्किट बनी होगी और इस तरह की सर्किट में बनी होगी, यहाँ पे ए और बी लिखा होगा या पी और क्यू लिखा होगा या डी और सी लिखा होगा। यहाँ पे आर एल जल्दी कनेक्टेड होता है, लेकिन पहले टाइप वाले क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। इस तरह के टाइप 1 क्वेश्चन में वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो आपसे पूछेंगे, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन फिगर एट द टर्मिनल ए एंड बी। ये पहला क्वेश्चन होता है। इस तरह के सर्किट्स में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे वो सिर्फ पूछेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे कितना लोड लगाएं, व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल शुड बी कनेक्टेड at A, B so that maximum power will be delivered to RL। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं जब आपको कुछ भी ना लिखा हो यहाँ पे, और अगर कुछ नहीं भी लिखा होगा तो वो आपको इस तरह की सर्किट देंगे और आपसे पूछेंगे आप एक काम करिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और आपसे वो पूछेंगे इस जगह पे कितनी वैल्यू की आरएल लगाई जाए जिससे उसमें डिलीवर होने वाला पावर मैक्सिमम हो। यही 2 क्वेश्चन बनता है और दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान होते हैं। सर इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपने बहुत बार क्लास में पढ़ाया होगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन फिगर। तो ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द, दिस इज आवर RTH एंड दिस इज VTH। सर ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तब तक कंप्लीट आंसर नहीं है जब तक आप RTH की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखेंगे नहीं और VTH की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखेंगे नहीं। सबसे पहले आपको ये सर्किट ड्रॉ करनी है, RTH की वैल्यू निकालनी है, VTH की वैल्यू निकालनी है, और तब ये सर्किट आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यहाँ पे कितने RL की वैल्यू आप कनेक्ट करिए कि उसमें मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की वैल्यू आपको देखा होगा वीडियो। तो अगर आप यहाँ पे कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस RL कनेक्ट करते हैं
कि ये मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो। आपको अच्छी तरीके से याद है क्या बोला था, RL और एक रेजिस्टेंस है RTH। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में ये वैल्यू इस वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगी, तब इस वाले RL में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो बहुत आसान है सर। जो RL की वैल्यू है वो RL की वैल्यू आपके RTH के बराबर होगी, और वो वैल्यू आप अगर चूज़ करेंगे, यहाँ पे RL लगाएंगे, तो उस समय उस RL में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो तुम सोचो, क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर बहुत आसान है। सिर्फ अगर आप RTH जो भी निकालते हो और वही RTH की वैल्यू बता दो कि RL की वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ RL की वैल्यू RTH जो होगी वही होगी, तब मैक्सिमम पावर उसमें डिलीवर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आराम से निकल गया। अब मेन मकसद होता है क्वेश्चन नंबर 1 निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालना, और वो एक प्रोसीजर है, एक स्टेप्स हैं, वो मैं स्टेप्स अब बताने जा रहा हूँ। कैसे RTH की वैल्यू निकालोगे, कैसे VTH की वैल्यू निकालोगे, अब इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट होगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे किनारे में एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हमारा मकसद होना चाहिए क्या, प्रोसीजर पे, कि उस प्रोसीजर के हिसाब से सर आप इंटरेस्टेड हो VTH निकालने में और RTH की वैल्यू, यही 2 वैल्यू निकालने में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे ही इस वैल्यू निकलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और जो वैल्यू RTH की आएगी वही वैल्यू RL की आप रखोगे, तो आपका मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा उसमें। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो अब ये RTH और VTH निकालने का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के चलते हैं, क्या होता है वो प्रोसीजर। तो सबसे पहली बात सर, ये आपकी एक सर्किट है, तो 2 प्रोसीजर होंगे, एक RTH निकालने का, तो मैं निकालता हूँ टू फाइंड द RTH। अगर आपको RTH निकालना है तो प्रोसीजर ये है कि इस पूरे सर्किट में जहाँ जहाँ पे करंट सोर्स हो उसको ओपन सर्किट करिए, और जहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो वो शॉर्ट सर्किट करिए। क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का क्या मतलब है, क्यों इसको ओपन सर्किट करते हैं, किसको क्लोज करते हैं, मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। तो एक काम करते हैं, RTH फाइंड करते समय सबसे पहले आप इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करिए, पूरी सर्किट रीड्रॉ करिए। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखिए सर, कि आपका जहाँ जहाँ पे करंट सोर्स है उसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। बाकी जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है उसको आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। सो दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 2 ओम। अब ये आपका, अब आपको RTH निकालना है। RTH याद रखिएगा, इस टर्मिनल को ध्यान में रख के RTH निकालते हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसी टर्मिनल के अक्रॉस निकाला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आपने एक चीज़ सिखाई थी कि RTH निकालते समय एक आर्बिट्री चीज़ मान लिया करो कि इसी टर्मिनल के इक्विवेलेंट RTH निकालना है। तो एक काम कर दिया करो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिखा दिया करो, एज्यूम कर लिया करो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट फ्लोट करा दिया करो, कोई भी करंट I फ्लोट करा दिया करो, और वो करंट आपकी यहाँ पहुँचेगी, और आप देखोगे एक जंक्शन बनता है, और उस जंक्शन पे ये करंट इधर भी जा सकती है, एक करंट इधर भी जा सकती है, लेकिन इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये जो ब्रांच है वो ओपन सर्किट है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी। दैट मीन्स कोई भी करंट इधर नहीं जाएगी। तो वही सेम करंट जो I आ रही थी, वही करंट आपकी I यहाँ से आ गई, और सेम करंट यहाँ आएगी, और सेम करंट आपके पहुँच जाएगी कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करो सर, इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रही है। जब कोई भी करंट इस वाले ब्रांच में नहीं जा रही है, तो जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती है उसका कोई सिग्निफिकेंस रह ही नहीं जाता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालते समय उस वाली ब्रांच को हम लोग रब कर देते हैं दिमाग में भी, और अगर आप ऐसे रब करके देखो उसका सिग्निफिकेंस हटा देते हैं। और अब देखो, इस टर्मिनल के अक्रॉस 2 ही रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। दोनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रही है वो I है और वो I है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है
तो आप देखो तो ये 2 और +2 कितने हो जाएंगे 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर कि A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है और वो कितने का है 4 ओम का है। तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो है RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब सर RTH की वैल्यू हो गई है 4 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये RTH है। तो अगर यहीं पे आप आंसर दूसरे क्वेश्चन का देना चाहें तो वही मिल जाएगा आपको। RL की वैल्यू अगर आप 4 ओम पुट करेंगे, RL को यहाँ पे अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इस वाली ब्रांच में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी। अब आते हैं सर VTH की तरफ। VTH निकालने का भी एक प्रोसीजर है, दूसरा मेथड है। अगर आप देखो VTH निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, टू फाइंड दी VTH निकालने के मेथड में आपको कोई भी चीज़ को शॉर्ट या ओपन नहीं करना होता है। सबसे पहली चीज़ करनी होती है, जो ये सर्किट दिया होगा उस सर्किट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए विदाउट एनी चेंजेस। आप उस सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 2 एम्पियर 2 2 एंड 2 एंड पूरी की पूरी सर्किट ऐसे ही रीड्रॉ कर लीजिए, कोई भी चेंजेस मत करिएगा A और B, एंड दिस इज़ योर 10। अब इसके बाद सबसे पहले किया करिए, इस टर्मिनल पे जैसे इसमें आपने पॉजिटिव निगेटिव मार्क किया था उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मार्क करिए और यहाँ पे लिखिए VTH, और यही VTH आपको निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या कर देते हैं सर, ये ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है, बस खाली आपने लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं सर, ये सर्किट देखते हैं और करंट को फ्लो करते हैं। अगर किसी भी सर्किट डायग्राम में एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, तो याद रखना करंट सोर्स का आपको करंट की वैल्यू पता है, वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट निकलेगी उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो अब जिसकी करंट पता हो तो करंट में उस सर्किट में वही करंट दौड़ाया करो। तो अगर देखो यहाँ से अगर आप I दौड़ाओगे तो कन्फ्यूजिंग होगा। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इस वाले ब्रांच में सर 2 एम्पियर आ रही होगी, वो 2 एम्पियर क्या हो रही होगी, ऐसे जा रही होगी। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और इसमें जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर की ऊपर जा रही है। वही करंट यहाँ पहुँचेगी। इस तरह इस तरफ देखोगे तो ये ओपन सर्किट है, तो कोई करंट उधर नहीं जाएगी। सारी की सारी करंट किधर आएगी, इधर आएगी। तो यहाँ पे मार्किंग पॉजिटिव और निगेटिव, और इसमें सर करंट कितनी जा रही है, सर इसमें भी करंट वही 2 एम्पियर जा रही है। सेम 2 एम्पियर करंट आपकी यहाँ से जाएगी, सेम 2 करंट एम्पियर यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स से कुछ करंट आई हुई नहीं निकली होगी। जी नहीं, अगर वो एम्पियर 2 एम्पियर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आप सर्किट पे छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो करंट आपकी आएगी। उसमें कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ से आई निकालिए, वो आई जो होगी वो उल्टे डायरेक्शन में आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ के हिसाब से देखो तो आपने डायरेक्टली सर दिखाया था, VTH लिखना डायरेक्टली सिखाया था। तो VTH इज इक्वल टू, अगर ये देखो VTH लिखना है, कहाँ से चले हो सर, पॉजिटिव से, और कहाँ पहुँचना है, निगेटिव। तो सर आप देखो यहाँ से चलो, और जब आप यहाँ से चलते हो तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको मिलता है। इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, तो वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना होगा, 0। यहाँ पे आते हैं सर, इसमें 2 एम्पियर की करंट है और 2 रेजिस्टेंस ओम का है, तो टोटल वोल्टेज कितना है सर, 4। सर इसमें 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, लेकिन अब साइन पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव वो डिपेंड करता है सर, ये पॉजिटिव है और ये साइन कौन सा है, नेगेटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव वोल्टेज। अब बात आती है सर, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको मिल गया करंट सोर्स। याद रखना, ये जो मूवमेंट है वो करंट सोर्स में कभी भी KVL मत लगाना। तो ये जो आप चीज़ें लिखा रहे हैं, ये इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव इन दिस वन। यहाँ पे अगर आप चलोगे तो आपका KVL पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं सर, इस वाले आर्म में मूव कर दो इस वाले आर्म में, उसके हिसाब से जब जाओगे तो VTH इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना है, पॉजिटिव, और ये 2 × 2 4, दैट मीन्स +4 वोल्ट होगा। और यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, और ये कितना है, 10, दैट मीन्स 10, और देखो यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब VTH की वैल्यू कैसे निकली, 14। याद रखना, ये जो KVL है कभी भी करंट
जिसमें करंट सोर्स है उसमें केवीएल नहीं लगाते हैं, तो ये वीटीएच निकालने के लिए आपको इस वाले ब्रांच से यहाँ तक पहुँचेगा। और जब इस तरह की ब्रांच में आप घूमोगे तो देखोगे सबसे पहले ये मिलेगा, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है क्योंकि करंट जीरो है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप है सर कितना, 2 एम्पियर और 2 ओम 4, लेकिन वो प्लस है कि माइनस है वो डिपेंड करता है इस वाले साइन पे। यहाँ से स्टार्ट किए हो पॉजिटिव, ये साइन है पॉजिटिव, सेम साइन, तो देखो मैंने क्या लिखा है प्लस। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये पॉजिटिव, तो क्या वोल्टेज लिखोगे +10, तो उसके हिसाब से VTH इज इक्वल टू 14। तो अगर आप देखो यहाँ पे VTH की वैल्यू भी कितनी आ गई 14, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये है इक्विवेलेंट सर्किट आपकी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और इस क्वेश्चन का आंसर पहला कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है RL शुड बी इक्वल टू RTH दैट इज 4M so that the maximum power will be delivered to this RL if we choose 4 ohm resistance here। अगर आप यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी ड्यू टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और वो पता कैसे चलता है, RTH। जो भी RTH की वैल्यू होगी अगर उतने ही बराबर आप RL यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा। क्लियर।